मित्रों, आज दुनिया में हिंसा, धन का संग्रह, धर्म और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ये लोकतंत्र के लिए खतरा बनकर उभरे हैं। यहाँ तक कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मीडिया और सोशल मीडिया भी जहाँ गलत हाथों में पड़ गए हैं, वो भी लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं मोनोपोली को या अधिनायकवादी तानाशाही शक्तियों को। इस पर गहराई के साथ चर्चा के लिए आज हमारे साथ अमेरिका से जुड़े हैं सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा जो सैम पित्रोदा के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं। और सैम पित्रोदा जी सब जानते हैं, मूलतः भारतीय हैं, उड़ीसा में पैदा हुए एक गुजराती परिवार में, जहाँ जगन्नाथपुरी है, जगन्नाथ भगवान है हमारे। और ये हम ये समझते हैं आम आदमी का सुख दुख, क्योंकि एक साधारण परिवार में जन्म लेकर और इंडिया में इन्होंने फिजिक्स से एमएससी करा और इलेक्ट्रॉनिक्स से, मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिकल, और उसके बाद अमेरिका गए, मास्टर किया इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में। और सैम साहब, जब आपने पहली डिजिटल डायरी बनाई थी 1975 में, तो मैं इमरजेंसी में जेल में था। अरे वाह। सो आई नो व्हाट इज डेमोक्रेसी। आपने तो काम किया है बड़े बड़े लोगों के साथ, इंदिरा गांधी जी के साथ, राजीव गांधी जी के साथ हमने अक्सर आपको देखा तमाम मीटिंगों में, मनमोहन सिंह के साथ। और अब मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को बताया है कि राहुल गांधी आपसे सलाह लेते हैं, मतलब उन्होंने आपकी बड़ी तारीफ करी है कि साहब वहां से जो है वो करते हैं। बहरहाल, तो ये इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल से काफी है। और आप 80 साल के हो गए होंगे, आजादी से पहले। 82 आजादी से पहले पैदा हुए। और बहुत मशहूर, बहुत काम किया आपने, टेलीकॉम में किया, कंप्यूटर में किया, सॉफ्टवेयर में किया, उसके बाद टेक्नोलॉजी मिशन, नॉलेज मिशन, टेलीफोन के लिए तो आप जाने पहचाने जाते हैं, लेकिन पानी के लिए, साक्षरता के लिए, इम्यूनाइजेशन के लिए, डेयरी के लिए और तिलहन के लिए आपने काम किया। नेशनल नॉलेज कमीशन में आप रहे, उसके चेयरमैन थे मेरे ख्याल से। तो आपकी एक किताब आई है। अब आप 80 साल के बाद, ये सब करने के बाद, टेक्नोलॉजी और डेयरी और तिलहन, आपको डेमोक्रेसी की चिंता सता रही है। तो आपने किताब लिखी, नाउ योर लेटेस्ट प्रोजेक्ट इज, आपका नया लेटेस्ट प्रोजेक्ट है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि ये आइडिया आपके दिमाग में आया कैसे कि भाई डेमोक्रेसी पर काम करने की जरूरत है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ये मौका दिया, क्योंकि बहुत सारे युवा लोग देश में हमें नहीं पहचानते। हम 82 साल के हैं। हमारा काम राजीव गांधी के समय 81, 85, 87, 89 में मेन हुआ। उसके बाद मनमोहन सिंह के साथ 10 साल जी। और हमारे यहाँ जो युवा हैं इंडिया में, वो करीब 70% तब जन्मे भी नहीं थे। तो उनको ये पता नहीं कि ये आदमी कौन है, इन्होंने क्या किया। क्योंकि ये तो सब लोग ऐसा मानते हैं कि डिजिटल इंडिया मोदी का आइडिया है, खाली प्राइम मिनिस्टर मोदी ही सब करते हैं। मैंने कल एक इंटरव्यू देखा प्राइम मिनिस्टर मोदी का बिल गेट के साथ, मुझे बड़ा अचरज हुआ कि देश के प्राइम मिनिस्टर कहते जा रहे हैं कि मैंने ये किया, मैंने ये वो किया डिजिटल टेक्नोलॉजी में। वो उसकी क्रेडिट युवा लोगों को नहीं देते, वो उसकी क्रेडिट
जिन्होंने बीज लगाए उनकी बात नहीं करते। वो तो कह रहे हैं सब हमने ही किया। ये बताता है कि डेमोक्रेसी तो मेरी खतरे प्राइम में है। मिनिस्टर को ये नहीं पता कि आपने सी डॉट, सी डेक, पता है, आई प्राइम मिनिस्टर फैन। को सब पता है, प्राइम मिनिस्टर को सब पता है, अच्छा, सब कुछ। लेकिन वो क्रेडिट नहीं देना चाहते आपको। नहीं नहीं, वो तो ठीक, मेरी क्रेडिट का कोई सवाल नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये काम के लिए सबकी जरूरत रहती है, एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। हमें अगर राजीव गांधी का पॉलिटिकल विल नहीं होता, यंग इंडियन इंजीनियर्स की मेहनत नहीं होती, तो कुछ नहीं होता। सो हमें यह समझना है कि ये सब चीजों में सबका योगदान रहता है, वही है डेमोक्रेसी। ओके। आज क्या हो गया है दुनिया भर में कि अथॉरिटेरियन एटीट्यूड बहुत बढ़ गई कि मैंने किया, मैं महान हूं, मेरी सब बात सुने, मुझे सब पता है। वैसे डेमोक्रेसी नहीं चलती। अब देखिए, इस साल 64 देशों में चुनाव होने वाला है। सब जगह डेमोक्रेसी डेंजर में है। अमेरिका लीजिए, इंडिया, हंगेरी, टर्की, आपने देखा पाकिस्तान में क्या हुआ, आपने देखा बांग्लादेश में क्या हो रहा है, म्यांमार में क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या होता है। सो सब जगह डेमोक्रेसी का मानव कम हो गया है। एक तो ये रीजन है कि सोशल मीडिया में लोग झूठ फैलाते हैं, हेट फैलाते हैं, एक दूसरों को लड़ाते हैं। अमेरिका में इट कुड बी ब्लैक वर्सेस व्हाइट, इन इंडिया इट कुड बी ओबीसी, दलित, माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी, इन यूरोप इट कुड बी इमिग्रेंट्स। सो सब जगह कुछ ना कुछ चलता रहता है जिससे हेट फैला जा रहा है। डेमोक्रेसी इज फॉर एवरीबॉडी। अब ये डेमोक्रेसी में क्या हो गया है कि विनर टेक्स इट ऑल। 40% वोट लेके आप जीत गए तो आप 100% का डिसाइड करते हैं। आप भूल जाते हैं कि दूसरे 60% आपके देश के लोग हैं जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया। तो डेमोक्रेसी जो पहले थी, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने डेमोक्रेसी का विचार किया था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट फ्रीडम, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इंक्लूजन, डाइवर्सिटी। ये तो सब मरता जा रहा है। तो मैं बता दूं संक्षेप में, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, समावेशी, सबको शामिल करना, और जो विभिन्नता है हमारी उसको आदर करना, डाइवर्सिटी। थैंक यू। यही एक मुख्य काम है। हमारा देश इतना डाइवर्स है, हमारी भाषा, हमारे लोग अलग अलग दिखते हैं, साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, खाना अलग है, म्यूजिक अलग है, डांस अलग है, कल्चर अलग है। तो हमें तो इसको सेलिब्रेट करना है। तो हमें उसे मारना चाहते हैं अभी, कहते कि आप हमारे जैसा नहीं बनोगे तो आपको फायदा नहीं होगा। ये तो डेमोक्रेसी से दूर जा रहे हैं और हमें इसकी बहुत चिंता है इस वक्त, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा काम है। टेक्नोलॉजी की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से लोग ये समझते हैं कि जो भी सोशल मीडिया में आया वो सत्य है, और लोग भूल गए हैं कि आपको आपका सत्य ढूंढना पड़ेगा। आपका सत्य सोशल मीडिया में नहीं है। लोग पढ़ते नहीं है अब,
हमारे जमाने में जब आप और हम छोटे थे हाँ, तब किताबें पढ़ते थे। किताबें कितनी पढ़ते थे पूरी पूरी। अब तो कोई किताब पढ़ता ही नहीं, सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, उसमें साउंड बाइट्स आते हैं, उसमें गपशप लगती है, झूठ फैलाया जाता है और युवा लोग यही समझते हैं कि यह सत्य है। उन्हें यह भी नहीं पता कि आजादी कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने आपसे आजादी छीन ली तो क्या होगा आपका? हाँ, ये पॉइंट ज़रा-सा मैं आपसे चाहता था एलैबोरेट करना कि थोड़ा विस्तार से कि गरीबों को आज बताया जाता है कि भई आपको हम 5 किलो राशन, शौचालय और ये मकान और ये 2000 रुपए पेंशन दे तो रहे हैं, आपको क्या चाहिए? मतलब एक ये भी कैपिटलिज़्म का नया शगुफ़ा चला है कि साहब एक मिनिमम सस्टेनेंस ताकि ज़िंदा रहे आदमी उतना इनको दे दो और बाकी इससे इनसे क्या मतलब? तो ये ज़रा समझने की ज़रूरत है कि डेमोक्रेसी से गरीबों को क्या फ़ायदा? आज शायद मेरे ख़्याल से अगर वोट का अधिकार ना होता, तो ये 5 किलो राशन भी नहीं मिलता। डेमोक्रेसी से गरीबों को पहले तो सम्मान देना है। सम्मान एक बहुत बड़ी चीज है। उसके साथ उन्हें अपॉर्चुनिटी देनी है कि अवसर। या गरीब का बच्चा भी कॉलेज जा सकता है, गरीब का बच्चा भी साइंटिस्ट बन सकता है। आप उसको खाली अनाज देके कोने में मत बिठाइए। गरीब का बच्चा भी सपना देख सकता है, आईएएस बन सकता है। कुछ भी बन सकता है। आईएएस तो अब तो मैं तो कह रहा हूं आईएएस मत बनिए। चलिए प्राइम मिनिस्टर तो बन सकता है चाय बेच के। पहले तो पैसे बना सकता है कि उनकी खुद की फैमिली का जी। बराबर सम्मान हो, समाज का सम्मान हो। अब दलित, अब आपने बता दिया कि दलित का काम खाली गटर साफ करना है, वो कैसे चलेगा? ओके, दलित मंदिर में नहीं जा सकता। दैट इज नॉट डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी का मतलब है हमें भी वही अधिकार चाहिए जो आपको मिलते हैं। जी। अवसर की समानता इसे कहते हैं। मैं बिल्कुल। भारत पे आने से पहले मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा जो आपने कहा कि अमेरिका में भी, यूरोप में भी, बाकी दुनिया की अभी हम बात नहीं करेंगे, अफ्रीका और बाकी जो गल्फ कंट्रीज़ है, वहाँ तो एक अलग ही माहौल है। तो अमेरिका और यूरोप में डेमोक्रेसी को किससे खतरा है? क्यों खतरा है? आपने देखा होगा कि अमेरिका में दो पार्टीज हैं, रिपब्लिकन जिनके लीडर अभी ट्रंप हैं हुँ। और डेमोक्रेट जिनके लीडर बाइडन है। डेमोक्रेट पार्टी वो लिबरल पार्टी है। रिपब्लिकन पार्टी कहती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि इमिग्रेंट हमारा दुश्मन है और ये देश पूरा इमिग्रेंट से बना है। तो आप उसको दुश्मन कैसे कह सकते हैं? तो बसाया है उन्हीं लोगों ने, बनाया है अमेरिका को उन लोगों ने। बिल्कुल। तो लेकिन अब कह रहे हैं कि ये खाली व्हाइट का देश है, वो कैसे चलेगा? हमारे वहां कह रहे हैं हिंदू का देश है, यहां कह रहे हैं व्हाइट का देश है। सो देर इज सम सिमिलैरिटी, नॉट ऑल, बट इसकी वजह से लोगों को उस्करा रहे हैं, एक दूसरों को एक दूसरे के सामने खड़े कर देते हैं कि ये व्हाइट है, ये ब्लैक है, ये रिच है, ये पुअर है, ये एजुकेटेड है, ये एजुकेटेड नहीं है। सो इससे समाज में टेंशन बढ़ता है, खून खराबी होती है, आगे लगती है और देश का ध्यान पीस एंड प्रॉस्पेरिटी से उठ के तूफानों पर लग जाता है। अगर आपको नौकरियां क्रिएट करनी है तो हमारी दृष्टि से पहले आपको डेमोक्रेसी चाहिए।
जी। डेमोक्रेसी बिना किसी का उद्धार नहीं है देश में। आप चाइना का एग्जाम्पल मत लीजिए, वो अलग सिस्टम है बिल्कुल। ओके, हमारे देश में डेमोक्रेसी के सिवाय कोई चारा नहीं है। हम चाइना का उदाहरण तो नहीं ले सकते, लेकिन कम से कम क्वालिटी ऑफ लाइफ तो उन्होंने दिया। हमारे यहाँ ना हम डेमोक्रेसी ठीक से दे पा रहे हैं, ना क्वालिटी ऑफ लाइफ दे पा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे पा रहे हैं, हम दोनों नहीं दे पा रहे हैं। सच है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ एट व्हाट कॉस्ट, वो भी आपको सोचना है ना, समझे? नहीं, हमारे यहाँ से ज्यादा चाइना में डिसेंट्रलाइजेशन है। हमारे यहाँ तो बहुत ही सेंट्रलाइज कर बिल्कुल दिया हमने बिल्कुल सारी बिल्कुल चीजें बिल्कुल को। सच है, हम बिल्कुल सच है। चाइना को भले गाली देते हैं कि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, नहीं नहीं, वहां लेकिन पे वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन बहुत है। सिटी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में और पीपल फ्रेंडली पॉलिसीज हैं। आप लोकल सिटी में आप सच है, जाइए। हमें वही चाहिए, हमें चाहिए डिसेंट्रलाइजेशन। अगर हर डिस्ट्रिक्ट को पूरा अधिकार दिया जाए कि एक एक डिस्ट्रिक्ट अपना रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, अपना एजुकेशन पे ध्यान देगा, अपनी हेल्थ सिस्टम पे ध्यान देगा, और उसके लिए आपको दिल्ली की सलाह नहीं चाहिए, हम्म। क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में 2 मिलियन लोग हैं, 20 लाख। हम्म। बहुत सारे देश हैं दुनिया में, बीस हाँ, लाख उससे उससे छोटे भी हैं। हाँ, तो हर डिस्ट्रिक्ट को जहां तक आप इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस डेवलपमेंटल सेंटर नहीं बनाएंगे, तब तक देश में कुछ नहीं होने वाला ज्यादा। अब टाइम आ गया है, पहले अब हम तैयार नहीं थे। मेरे ख्याल से आज लद्दाख में, मणिपुर में, अरुणाचल में या और बहुत जगहों पर शायद इसीलिए अनरेस्ट भी है कि हम बिल्कुल वहां का भी हमने सेंट्रलाइज करके अपने पास रख लिया। सच बात है। और ये क्या चीज है कि पहले हम तैयार नहीं थे। जब इंडिपेंडेंस का टाइम था 1947-50 में, हम तैयार नहीं थे। अब हम तैयार हैं, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स हैं, 50 साल में हमने बनाया ह्यूमन रिसोर्स, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम कनेक्टेड हैं, पूरा देश कनेक्टेड देश बन गया। देखिए, राजीव गांधी के जमाने में हमारे वहां 20 लाख फोन थे, हम्म। अब 15 करोड़ फोन हो गए। तो इसीलिए हमें डिसेंट्रलाइज करना है। हर डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में बड़ी हॉस्पिटल चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में रोड चाहिए। वो काम तो डिस्ट्रिक्ट का है ना। लेकिन अभी क्या है कि हम रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं सेंटर से और बांटते हैं स्टेट को, और स्टेट बांटता है डिस्ट्रिक्ट को। उससे उल्टा होना चाहिए कि रेवेन्यू मेरे ख्याल कलेक्ट से करें मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट। लंदन और वाशिंगटन के मेयर को हमारे चीफ मिनिस्टर से ज्यादा पावर है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा मेयर तो कोई जानता ही नहीं। बम्बई का मेयर कौन है, किसको पता? कलकत्ता का मेयर कौन है, हमें नहीं सुना कभी। और मेयर 1 साल के लिए होता है, और डिस्ट्रिक्ट चलाते हैं आईएएस ऑफिसर्स। दैट हैज टू चेंज। अगर वो चेंज करेंगे और पॉलिटिकल सिस्टम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और मेयर लेवल पे लाएंगे, तो सुधार होगा। सो आपने जो पहला प्रश्न पूछा कि हमें डेमोक्रेसी में क्यों इंटरेस्ट आया, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा टाइम बहुत कम है अब। अरे नहीं, आप 100 साल जिए, जीवित सरदर नहीं सतम। भैया, वो तो सबको जाना है। ओके, हम तैयार हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत किया, बहुत मौका दिया लोगों ने, बहुत प्रेम दिया, यू नो। सो सोचते रहते हैं पूरा दिन, लिखते रहते हैं, पढ़ते हैं, बातें करते हैं लोग से, और चिंता भी करते हैं दुनिया भर की। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान की ही खाली चिंता करते हैं, हम अफ्रीका की भी चिंता करते हैं, अमेरिका भी चिंता करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि हिंदुत्व से बड़ी चीज है मानवता। हाँ, हम किसी मानवता भी में धर्म से बड़ी चीज है मानवता, हिंदुत्व हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, हम जूडिज्म मानवता में हो। मानते हैं जी। सबसे ज्यादा। तो हमें लगता है कि अब ऐसा समय आ गया है अभी कि लोग खाली पावर और प्रॉफिट में फंस गए हैं। मैं आऊंगा उस पर,
लेकिन एक चीज आपने कहा कि साहब यंग लोग हमें नहीं जानते, तो कोई बात नहीं, मतलब मैं उसको एक्सक्यूज कर सकता है कि भाई आप अमेरिका में रहते हैं, यहाँ आप कोई बड़ा बहुत दिनों से आपका डिस्कनेक्ट भी है, खासकर नई सरकार आपका, आपके जो एक्सपीरियंस है, आपका जो प्रतिभा है, उसका कोई इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं समझती। लेकिन हमारे यहाँ सहम साहब बहुत लोग समझते हैं कि आज़ादी 2014 में ही आई और तभी से शायद संविधान और डेमोक्रेसी आई। तो ज़रा ये बता दीजिए कि भारत में लोकतंत्र की बुनियाद किसने रखी? ये जो भारत में गांधी कर रहे थे, अछूतोद्धार की बात कर रहे थे, सिविल सोसाइटी की बात कर रहे थे, नेहरू जो कर रहे थे, तिलक जो कर रहे थे, जो पटेल कर रहे थे, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी रवीन्द्रनाथ नायडू, टैगोर कर रहे मौलाना थे, आजाद। जी, तो वो क्या वो डेमोक्रेसी की स्थापना नहीं कर रहे थे, या आज़ादी वो लोग लाने में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था? ये 2014 में आई। आम्बेडकर को मत भूलिए। हाँ, डॉक्टर अम्बेडकर, यस, ऑफ कोर्स। उनका कंट्रीब्यूशन इज आल्सो ह्यूज। वो तो बहुत लोग हैं, जयप्रकाश नारायण हैं, डॉक्टर लोहिया हैं, आचार्य नरेंद्र देव हैं, वी तो कैन। 1947 में हमें जो देश मिला वो पूरा गरीब था, लूटा गया था 150 साल तक। न हमारे पास टैलेंट थी, न हमारे पास हथियार थे, न विज्ञान था, और न एजुकेटेड लोग थे। लेकिन हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे वो बहुत गहरे विचार के लोग थे, सब, एक नहीं, सब। उन्होंने बैठ के जो देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। उन्होंने कहा कि हम ध्यान देंगे डेमोक्रेसी पे, फ्रीडम, जस्टिस, ये सब चीजें हमने आगे बताई आपको। और उन्हें पता था कि हमें ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट करना है। तो नेहरू ने आईआईटी शुरू की, आईआईएम शुरू की, भाखड़ा नंबल डैम बनाया, भिलाई प्लांट किया। इस सब चीजों में समय लगता है। चुनाव आयोग जैसी संस्था इंडिपेंडेंट बनाई, जुडिशरी की स्थापना की, बिल्कुल बिल्कुल, पंचायत राज लगा, लोकसभा का सम्मान किया, स्पीकर को। इतना सारा काम किया। इन लोगों को तो कोई पता ही नहीं, अक्कल भी नहीं ना, अक्कल हो तो पता होगा। दरअसल आपने ये कहा कि हथियार नहीं थे हमारे पास, मैं मुझे लगता है वो थोड़ा अधूरा सत्य है। वो हमारे बिजली की कुछ क्राइसिस, खैर देखिए, हथियार थे। एक सज्जन लंदन से 20 बेरेटा पिस्टल लाए थे और उन्हीं में से एक का इस्तेमाल महात्मा गांधी की हत्या में हुआ था। और वो हत्या, जहां तक मैंने पढ़ा है, केवल महात्मा गांधी की हत्या नहीं थी, वो पूरे देश के सिस्टम को विचारधारा की हत्या थी। कैप्चर करके डेमोक्रेसी को खत्म करने का था। वो जो संस्थाएं हैं, वो वही उसी क्षण चाहते थे कि डेमोक्रेसी घर के सत्ता अपने हाथ में ले लें। वही हो तो रहा है अभी। वो शक्तियां, जो बीज था, वो आज लगता है बड़ा हो गया है। बिल्कुल सच बात है। हमें इससे बहुत दुख होता है कि जो लोग ने गांधी जी को मारा वही लोग आज सत्ता में हैं। हमें बहुत दुख होता है उससे। उनकी फोटो पार्लियामेंट में लग गई है। शर्म आनी चाहिए। जो हिंसा के फिलॉसफी में, हिंसा के आइडियोलॉजी में जो विश्वास करते हैं, हम उनको संसद में कैसे जगह दे सकते हैं? इसीलिए देश बट गया है दो भाग में। एक भाग के लोग 40% मानते हैं कि गांधी जी वॉज नॉट गुड फॉर इंडिया, डेमोक्रेसी इज नॉट गुड फॉर इंडिया। 60% ऑफ द लोग हमारे विचार के हैं और हम उनके विचार के हैं कि भाई गांधी जी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, गांधी जी इज मोर इंपॉर्टेंट टुडे फॉर द वर्ल्ड देन एनीवेयर एल्स। सो गांधी की जो विचारधारा थी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, वही तो डेमोक्रेसी है, वही डिसेंट्रलाइजेशन है।
गांधी जी तो समानता पर आधारित, गांधी अंबेडकर के साथ मिलके, नेहरू के साथ मिलके, अंबेडकर को स्पेशली उन्होंने संविधान सभा में जगह दी, नेहरू की कैबिनेट में दिलाई, ताकि हम एक समानता पर आधारित समाज को बना सके। लेकिन शायद जो लोग जमींदारी सिस्टम, सामंतवादी सिस्टम या पूंजीवादी सिस्टम में विश्वास करते थे, उन्हें गांधी का रास्ता पसंद नहीं था। ये क्या सही है? इसीलिए मैं युवा लोगों को कहूंगा, जो पहली दफा वोट देते हैं, युवा, विमेन, स्त्री, फार्मर्स, दलित, ओबीसी को, ये इलेक्शन जो है, ये नरेंद्र मोदी वर्सेस किसी का नहीं है। ये इलेक्शन बीजेपी वर्सेस इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी का नहीं है। ये इलेक्शन एक विचारधारा का इलेक्शन है। आपको कैसा देश बनाना है? अगर आप ध्यान देके वोट नहीं करेंगे तो देश चला जाएगा उन लोगों के हाथ में जिन्होंने गांधी जी की हत्या की थी, जो मानते हैं कि ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट इज द ओनली आंसर, जो समझते हैं एक आदमी को सब पता है, सब क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर को देनी चाहिए, और जो मानते हैं कि थोड़े बहुत अमीर आदमी देश चलाएंगे और बाकी सब लोग चुप होंगे और उनको दे देंगे रोटी कपड़ा। तो ये जो राजनीतिक सत्ता यानी नीतियां बनाने का केंद्रीकरण है और धन की सत्ता का केंद्रीकरण, दोनों एक साथ जो चल रहा है, वो हमारे लोकतंत्र के लिए कितना खतरा है, या दुनिया के लोकतंत्र के लिए कितना खतरा है? दुनिया के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि वेल्थ इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वेरी फ्यू। हमें बताया गया कि 20 लोग जो बहुत पैसे वाले हैं देश में, उनके पास इतनी संपत्ति है कि 50 करोड़ लोगों के पास नहीं है। आप सोचिए, एक तरफ है 20 और दूसरी तरफ है 50 करोड़, वो कैसे चलेगा? इससे तो आंधी आएगी कभी। चाइना में भी हुआ था ये। तो लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी कैसे मिले? सवाल तो ये है ना। पहले तो उन्हें वोट देना है प्रॉपरली कि ये सरकार हमें नहीं चाहिए। अगर उन्हें वो सरकार चाहिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो पहला काम है कि आपको सोचना है कि 2024 इलेक्शन में आपकी क्या जिम्मेदारी है। आप उस जिम्मेदारी को पूरा समझते हैं या सोशल मीडिया से सलाह लेते हैं, झूठ को मानते हैं, अफवाह को ध्यान देते हैं और समझते हैं कि आजादी 2014 में आई। सैम साहब, ये एक बड़ा सवाल आपने अपनी किताब में उठाया है कि जो कैपिटलिज्म है, जिसको ये माना जाता था कि अमेरिका या यूरोप का जो कैपिटलिज्म है, ये डेमोक्रेसी का अलंबरदार है। ये लोग डेमोक्रेसी के, फ्रीडम के और ह्यूमन राइट्स के संरक्षक हैं। लेकिन आपने बताया कि कैसे अमेरिका में जो कंपनियों ने जो है वो अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए किस तरह जाके चाइना के डिक्टेटोरियल, जो डिक्टेटरशिप वाली सरकार सो कॉल्ड जो है, वहाँ कम्युनिस्ट सरकार, चलिए व्हाई शुड आई ऐड एनी एडजेक्टिव, तो उनसे समझौता करके और वहाँ ले जाके बहुत सस्ते में उनकी सरकार के जरिए जो है वो वहाँ के मजदूरों का शोषण करके और अपना प्रॉफिट बढ़ाया। और एक तो ये थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करें, और दूसरे क्या पूंजीवाद और लोकतंत्र साथ साथ चल सकते हैं, चलते हैं? पहले मैं आपको बताऊं कि किताब में क्या है, फिर हम जी जाएंगे हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल कैपिटलिज्म पे। बिल्कुल बिल्कुल। किताब में 10 चैप्टर्स हैं। पहले भाग में हम समझाते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, क्यों है, कैसे चलती है।
ये किताब कोई एक्सपर्ट्स के लिए नहीं लिखी गई है, ये किताब लिखी गई है जवान युवा लोगों के लिए, जो पहली दफा वोट करेंगे, जो दूसरी दफा वोट कर रहे हैं, जिन्हें पता नहीं कि आजादी के बाद क्या हुआ। सो ये किताब लिखी गई है उनके लिए। उसके बाद एक चैप्टर है कि दुनिया में क्या हो रहा है डेमोक्रेसी का। चैप्टर 4 है कि अमेरिका में डेमोक्रेसी का क्या हो रहा है, और चैप्टर 5 है इंडिया में डेमोक्रेसी का क्या हो रहा है। ये हमारे विचार हैं खुद के, नॉट दैट आई एम 100% राइट, ओके, नॉट दैट आई हैव ऑल द आंसर्स, लेकिन हमने जो विचार लिखे हैं वो हमारे विचार हैं। सेकंड पार्ट में हम चर्चा करते हैं कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी की। जी। उसके बाद वैल्यूज इन डेमोक्रेसी, टेक्नोलॉजी इन डेमोक्रेसी, लीडरशिप इन डेमोक्रेसी, एंड देन हाउ टू रीडिजाइन डेमोक्रेसी टू ब्रिंग इट बैक ऑन ट्रैक। सो हम मानते हैं कि डेमोक्रेसी में जो वैल्यूज हैं, कैरेक्टर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी का कैरेक्टर देखिए आप, नेहरू का कैरेक्टर देखिए, और आज के लीडरशिप का कैरेक्टर देखिए। वो झूठ बोलते हैं पब्लिक के साथ, उन्हें कोई शर्म ही नहीं आती। वो लोगों को अटैक करते हैं, उन्हें बुरा नहीं लगता। अब ये लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है। लीडरशिप की क्वालिटी है समानता, मान। लीडरशिप की क्वालिटी है लोगों को लिफ्ट करना। सो ये किताब लिखी गई है यंग लोगों के लिए। अब आते हैं आपके प्रश्न के पर कि कैपिटलिज्म has been hijacked भाई। by all the big companies. अब आप सोचिए कि सबसे पहली मल्टीनेशनल कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। दुनिया की पहली मल्टीनेशनल सबसे बड़ी कंपनी थी ईस्ट इंडिया। वो कंपनी ने क्या किया, जहां जहां लेबर चीप मिला वहां गए, लोगों का उपयोग किया, वहां से खनिज ले गए अपने देश में, रॉ मटेरियल में से प्रोडक्ट बनाया खुद ने और गरीब लोगों को बेचा। ये जो मॉडल था अभी भी चल रहा है। हर कंपनी आज हमारी दृष्टि से ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो ये जो बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट का खेल और प्रचार होता है वो उसी के लिए होता है कि वो बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी है। वो नए फॉर्म में, नए कपड़े में ईस्ट इंडिया कंपनी आई है। हम अपने गांव में अपना कपड़ा न बनाएं, अपना तेल न बनाएं, अपना साबुन न बनाएं, अपना न करें। बड़ी सब मल्टीनेशनल्स आर ईस्ट इंडिया कंपनीज। आपके अमेजन जो है या फ्लिपकार्ट जो है, ये अब गांव-गांव सामान पहुंचा रहे हैं। ये जो सड़कें बन रही है चौड़ी, उनका फायदा वो कर रहे हैं, वो अपने ट्रक ले जा रहे हैं सामान। बिल्कुल। तो अब देखिए कि अमेरिका ने क्या किया। अमेरिका ने सोचा कि भाई हम लेबर से झगड़ा नहीं करेंगे, हमें लेबर यूनियन नहीं चाहिए, तो हम भेज देंगे लेबर चाइना, कि आप लफड़ा करिए लेबर से, इंडस्ट्री भेज देंगे वहां। इंडस्ट्री आपको भेज देंगे, आप जरा काम करिए, आप पोल्यूशन करिए, हमें पोल्यूशन नहीं करना। अपना हवा पानी खराब करिए, मिट्टी। हाँ, और लोगों को ले आइए गांवों से और लगा दीजिए काम पे 10 घंटा, और दे दीजिए छोटी सी बेड उनको, ओके, और प्रिजन की तरह वो काम करेंगे और हम बेचेंगे गुड्स और बनाएंगे बहुत प्रॉफिट। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा इन द लॉन्ग रन आपके जॉब नहीं होंगे, तो लोग क्या खरीदेंगे आपसे। पैसा नहीं होगा जेब में तो क्या खरीदेंगे। बिल्कुल। सो एंटायर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक वर्ल्ड वेंट टू चाइना। अभी डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में कोई प्रोडक्शन नहीं होता। राहुल गांधी इसके बारे में बात करते हैं सब जगह।
कि अमेरिका में कोई प्रोडक्शन नहीं है, यूरोप में कोई प्रोडक्शन नहीं है, इंडिया में कोई प्रोडक्शन नहीं है। अब हमारा गणपति भी चाइना से बन के आता है, हमारी साड़ी चाइना से बन के आती है। शर्म की बात है कि चाइनीज हमारी साड़ी बनाते हैं। अरे दिवाली की झालर भी आ रही सब सब वहां से आ रहा है पिन भी आ रही। और हम उसको अच्छा मानते हैं। हम बोलते हैं ये तो बड़ा ग्लोबलाइजेशन हो गया। सो इससे हर जगह बहुत कम, बहुत रिच हो गए हैं और बहुत ज्यादा बहुत गरीब रहे हैं। सो रिच हैव बिकम रिचर एंड पुअर हैव बिकम पुअरर। यहां भी अमेरिका में भी इनइक्वालिटी है फाइनेंशियल। लोग 200 बिलियन, 150 बिलियन, 100 बिलियन की संपत्ति वाले लोग हैं। ये दुनिया ऐसे नहीं चलेगी। सो हमें जो चाहिए, आपने जो ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में जैसे वो आए, लाइसेंस लिया एक उस समय के बादशाह से काम करने का, या और भी फ्रेंच और गवर्नमेंट को पैसा खिलाया, नहीं रिश्वत दिया, और करप्शन शुरू किया, सब। हाँ। फ्रेंच कंपनीज भी थी, डच कंपनीज भी थी, सब ने ये किया। और जिस तरह अमेरिकन या इटली या यूरोप की जो कंपनियों ने अपनी टेक्नोलॉजी इन्वेंट करके और चाइना में जाके वहां के मेरे ख्याल से कहते हैं कि निक्सन साहब ने शुरुआत कराई, जो भी हो, तो ये किया नेगोशिएट, तो उससे एक इन्फ्लुएंस मैं ये ड्रॉ करता हूं, या मैं ऐसा मानने लगा हूं कि जो बिग कारपोरेट हाउसेस हैं या पूंजीपति हैं, उनको डेमोक्रेसी सूट नहीं करती, क्योंकि डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, मीडिया है, बहुत सारे लॉबीज हैं, और उनको डिक्टेटर इसलिए सूट करता है कि भाई एक आदमी के पास आप गए, आपको लाइसेंस भी दे दिया, जमीन भी दे दिया, सब भी दे दिया, और डंडा मार के भगा दिया। कोई अगर विरोध कर रहा है तो उसको जेल भी भेज दिया। बिल्कुल नहीं, तो उनको शेयर नहीं करना, नहीं उनको शेयर नहीं करना है। नहीं, शेयर भी नहीं करना, और डेमोक्रेसी में यू हैव टू शेयर भाई। निर्णय प्रक्रिया एक आदमी के हाथ में सारा निर्णय है ना, कि जिसको जो चाहो दे दो, हाँ, और फिर डंडा मार के ले भी लो। बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। हमारे इलेक्टोरल बॉन्ड तो यही है ना, कि हमने तुमको दिया, अब तुम हमको दो। बिल्कुल सच है, लेकिन ये सब बातें कोई करता नहीं है, इसके बारे में चर्चा नहीं होती है। वो इसलिए अब साहब, देखिए, हमारा जो हमारे हमारा देश की, ज्यादातर मीडिया भी हमारा कंट्रोल हो गया है उन्हीं 2-3 घरानों में, कारपोरेट बिल्कुल हाउस। वही तो मैं कह रहा हूं ना, मीडिया कोई बताता ही नहीं ऐसा कि हमारे वहां भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी है, समझे, वो कोई अलग नहीं है। बिकॉज उनके दोस्त हैं परदेश में, उनके दोस्त देश में नहीं है। सो जो बड़े बड़े लोग हैं दुनिया में पैसे वाले, वो सब इकट्ठे हो गए हैं, उन्हें देश से कोई मतलब नहीं, उन्हें खाली मतलब है पैसे वालों से। उनकी समानांतर सत्ता है। बिकॉज वो समझते हैं कि हमारे दोस्त तो जो पैसे वाले ही हैं, हमारा दोस्त गरीब नहीं हो सकता, हमारा दोस्त अकल वाला नहीं हो सकता, हमारा दोस्त प्रोफेसर नहीं हो सकता। लेकिन इन लोगों ने जो इंटरनेशनल सिस्टम्स क्रिएट हुए, स्ट्रक्चर्स, डब्ल्यूटीओ वगैरह, इन सबको कैसे मैनिपुलेट किया? हाउ डिड दे मैनिपुलेट देम? मैंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है रीडिजाइन द वर्ल्ड। ओके, है ये किताब आपकी? मेरे पास है, मेरी रीडिंग लिस्ट में है। मैंने मंगा रखी है, पढ़िए, अभी क्योंकि पढ़ा हम नहीं। मानते हैं कि वर्ल्ड नीड्स टू बी रीडिजाइंड। ये दुनिया की डिजाइन पुरानी है, 80 साल पुरानी। यूएन, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड में don't make sense. We need to create new design which is more focused on inclusion, sustainability, new economy, decentralized decision making. ये जो गांधी जी के विचार थे वो अभी इंप्लीमेंट करने हैं। अगर 1944 में जिन्होंने ये दुनिया बनाई
WTO, UN, उन्होंने जो गांधी जी के विचार लिए होते तो दुनिया की डिजाइन अलग होती। गांधी जी ने तो ये कारपोरेट नहीं, उन्होंने तो ट्रस्टीशिप कहा था कि भाई ट्रस्टी, आप ट्रस्टी हो, इसके एक आप किताब में है मालिक नहीं ट्रस्टीशिप। बिल्कुल, बिल्कुल, हो। जिससे सबको फायदा होगा। जी, आप तो बिल्कुल उसके ट्रस्टी हो, आपका अपना नहीं है कि आपने 400 मंजिल का घर बना लिया या 400 करोड़ का घर में एक आदमी एक परिवार रह रहा है, पता नहीं कितना वो है और एक शादी में वो कितना खर्च कर रहा है भगवान जाने। See, ये सेंस आप it is not good for poor country, you नहीं, know. मुझे लगता है ये सिस्टम के लिए भी ठीक नहीं, क्योंकि अगर ये हम डेमोक्रेटिक ढंग से सॉल्व नहीं करते हैं प्रॉब्लम्स को, अगर हम इक्वालिटी, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व नहीं लाते हैं, तो फिर हमारे देश में ही देखिए इतना बड़ा रेड जोन है, नक्सलाइट्स हैं, बंदूक के रास्ते लोग जा रहे हैं। फिर अगर डेमोक्रेसी डिलीवर नहीं करेगी, जस्ट बिकॉज कि कुछ पूंजीपतियों का, पूंजी कारपोरेट्स का और पॉलिटिशियंस का ठीक है, कनेक्शन हो गया है, बिल्कुल हो गया। तो फिर डेमोक्रेसी को गरीबों से भी खतरा हो जाएगा, न केवल पूंजीपतियों से, गरीबों से भी खतरा हो सकता है अगर उनको डिलीवर नहीं करती है। सच है, क्योंकि दे आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, दे वांट टू बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, डिग्निटी। ओके, वो कुत्ते नहीं है कि आप उससे रोटी का टुकड़ा फेंक दिया आपने, समझे? तो हमें बहुत दुख होता है हम जब देखते हैं ये, इसीलिए हमने किताब लिखी डेमोक्रेसी के बारे में। अब लास्ट लेग में हम आ गए हैं, लोग का अटेंशन स्पैन थोड़ा कम होता है, लोग छोटा छोटा सुनना चाहते हैं, हालांकि हमने लंबी दूसरा बात करी दूसरा आपने। करेंगे कभी, दूसरा इंटरव्यू भी करेंगे नहीं कभी। नहीं, अभी हाँ आपसे जरूर करूंगा मैं फोकस, लेकिन मैं एक अभी हमारा देश लोकसभा का चुनाव हो रहा है, आपने बीच में बात भी की थी, तो संसद के चुनाव में फेयर इलेक्शन प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट है, और क्या दुनिया को लग रहा है कि हमारा इलेक्शन इलेक्टोरल सिस्टम फेयर है? अमेरिका में बैठ के आपको लगता है, विश्वास है, भरोसा है? हमारा ट्रस्ट कब हो गया है? जब TN सेशन इलेक्शन कमिश्नर थे, वो हमारे तगड़े दोस्त थे, हम उन्हें मिला करते थे, उनसे घर जाते थे, खाना खाते थे हर वक्त। उनका जो स्पिरिट था इलेक्शन कमिश्नर का, वो आज चला गया है। हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन इज नॉट फेयर, कॉम्प्रोमाइज्ड। बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज। अब देखिए और ईवीएम का बिल्कुल, इज इट सबसर्विएंट टू गवर्नमेंट, सरकार का आई डोंट नो दैट, ऑल आई एम सेइंग इज they have lost my trust. I can speak for myself कि EVM can be manipulated. We have shown, we have talked, we have lost trust. So do something. सर एक चीज मैं कहूंगा इसमें, आपका मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इवन इफ ईवीएम कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड, अगर मान ले हम कि ईवीएम में तकनीकी रूप से उसको मैनिपुलेट नहीं भी कर सकते, तो पॉलिटिकली या कॉन्स्टिट्यूशनली उसकी कोई जगह नहीं है, क्योंकि जो मतदाता है उसको ये पता होना चाहिए कि मैंने किसको That's वोट it. दिया, मैं देखूं, That's all. और वो मैं श्योर होना चाहिए कि वही वोट गिना जाएगा। जब मैं है बटन वो, अभी दबाता हूँ नहीं है तो वो। जब मैं बटन दबाता हूँ तो मुझे पता नहीं किसको वोट जाएगा, किसको गिना जाएगा, बिल्कुल, और बिल्कुल। इसीलिए जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। So I agree with you, and I'm saying the same thing कि भाई until there is a paper ballot, I am not willing to accept fair तो इट इज नॉट ओनली free election. टेक्निकल क्वेश्चन, ये एक पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन भी है, संवैधानिक सवाल। Absolutely, absolutely. अब देखिए आप, मतदाता कितना झगड़ा हुआ तब जाके आपको मिला ये लिस्ट ऑफ बॉन्ड्स, हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, कितना इसको लफड़ा आप हुआ क्या मानते हैं? इसको आप क्या मानते हैं? कई लोग ये पहले कह से। रहे हैं कि साहब ये एक्सटॉर्शन बिल्कुल रैकेट है, है, लीगल बिल्कुल है, एक्सटॉर्शन सच रैकेट। है, बिल्कुल सच है ये। आप देखिए, ओके, बिल्कुल सच है। इतना छुपाने की क्या जरूरत थी? आपने बहुत छुपाया, आखिरी फॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट एक्टेड
If Supreme Court had not acted, it will remain. I would say Supreme Court also must act on EVM. Then there will be fair election. If there is EVM, it is not a fair election. I can tell you that right now, from my perspective. Okay. So ये इलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए हंस रहा हूं कि हमने ईवीएम पे 3 प्रोग्राम करे और यूट्यूब ने हमारा चैनल ही उड़ा दिया, बंद कर दिया। हाँ, वैसे वो तो चला। बड़ी मुश्किल से जब बैकलैश हुआ सोशल मीडिया पे, खूब गालियां पड़ी यूट्यूब को कि ये क्या किया, तब बड़ी मुश्किल से रिस्टोर किया। बट तो यूट्यूब कितना तो मैं भी आपसे अंडर प्रेशर है। तो मैं Okay. आपसे यही आखिर में ये जानना चाहता हूँ सर कि ये जिनको हम गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये हम समझते हैं कि ये हमारे हाथ में टूल आ गए, पब्लिक के लिए ये मत भूलिए, फ्रीडम ये आ मत गई। भूलिए। तो ये क्या ये सच नहीं है कि ये सारे हमारे माइंड को हैक कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं और एक सर्टेन डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं? त्रिपाठी साहब, ये मत भूलिए कि वो लोग भी ईस्ट इंडिया कंपनी है आज की। वो लोग भी हमारे देश में आके 400 मिलियन लोगों से पैसा कमाते हैं। ये मत भूलिए कि हमारे पास अपना ट्विटर नहीं है, अपना फेसबुक नहीं है, अपना गूगल नहीं है। तो ये लोग सरकार को खुशी रखेंगे, क्योंकि सरकार को खुश नहीं रखे तो इनकी इनकम कम हो जाएगी। नहीं, सरकार भी उनको खुश रखती है। हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे फेसबुक हेडक्वार्टर और जुकरबर्ग के कंधे पे रख के रोए भी थे थोड़ा सा। मैंने देखा वो बिल गेट से बात कर रहे थे, मैंने बताया कल आपको। हाँ, हमें तो बहुत अचरज लगा। हमें बिल गेट के बारे में अचरज लगा और हमारे प्राइम मिनिस्टर बारे में भी अचरज लगा कि ये क्या समझते हैं, ये दो लोग कैसी बातें करते हैं। ओके। तो आखिरी मेरा सवाल है सर, 82 साल की उम्र में एक मूल भारतीय होने के नाते भारत में लोकतंत्र बचा रहे, फले-फूले, उसके लिए आप खुद क्या कर रहे हैं और अपने देशवासियों से क्या कहना चाहते हैं? मैं तो मेरे से जो हो सकता है मैं सब करता हूं। सुबह 7 बजे से लगता हूं मैं काम पे, रात को 11 बजे तक, एवरीडे। किताबें लिखना, लोगों से बात करना, लोगों से समझना, सुनना,